ओशो कहते हैं ना, उत्सव हमारी जात। और ध्यान हमारा जो है वो गहरा जाए, एक तलब लग जाए जिसके बिना रहा ना जाए। ओशो सबसे पहले तो गुरु भगत सिंह गिल के यहाँ आए थे। फिर उसके बाद उनकी लेटर्स वगैरह आती थी, मेरे को आनी शुरू हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आफ्टर 6 मंथ मैं तुम्हारे घर ही आऊँगा। तो फिर वो मेरे यहाँ आए, 69 की बात है। तभी असंग 7 महीने का था। तो ओशो के आने पर कपिल साहब ने यही बेड है जहाँ मैं बैठी हूँ, ये बनवाया था करतारपुर से, स्पेशली उनके लिए। तब तो इसका मैरून ही इसका बेड कवर था और कुछ चेंजेस थी, साथ में फ्रिल्स भी थी। तो बहुत लोगों ने इस बेड पे ध्यान भी किया है। तो ओशो जब भी आए तो मैं उनको बस निहारती रहती, मैं उनसे कोई बात नहीं, कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, बस उनको देखती रहती। और उनके पास बैठने से मेरे को बहुत सुकून मिलता और मैं खो जाती हूँ। मुझे असंग की याद भी नहीं रहती थी और ना मुझे अपने हस्बैंड की, ना किसी की, बस मैं बेखबर सी हो जाती थी। तो ओशो उस दिनों बुलवर्कर के साथ एक्सरसाइज किया करते थे, कपिल भी करते थे बुलवर्कर के साथ। लेकिन जब मैंने कपिल साहब को देखती थी तो ही वॉज क्वाइट टेंस व्हेन ही वॉज जस्ट टचिंग द बुलवर्कर एंड डूइंग द एक्सरसाइजेस। लेकिन जब मैंने ओशो को देखा तो उनके हाथ में तो बुलवर्कर ऐसे था कि जैसे वो नाच रहा है, जैसे ही जस्ट डांसिंग। कभी वो पाँव के साथ उसके साथ करते तो उनके फेस के ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं होता था, जस्ट ही वॉज डूइंग इट। और मैं देखते देखते पहली बार उनके पास बैठे बैठे, मुझे नहीं पता था वो ध्यान होता है क्या होता है। तो उस टाइम मैं बस अपने भीतर चली गई और मुझे पता भी नहीं चला वो कब उठ के चले गए। तो मैं छोटी छोटी बातों के लिए ना उनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ शरारती भी थी मैं थोड़ी। तो एक दिन तो वो नहाने के लिए जैसे बाथरूम में गए हैं, तो मैंने 2 टॉवल हमेशा उनको होता था, एक बड़ा टॉवल एक छोटा टॉवल। उनकी कॉम भी वहीं पे पड़ी रहती थी बाथरूम में। तो एक दिन तो मेरे को ऐसी शरारत सूझी कि मैंने ना छोटा टॉवल रख दिया और बड़ा टॉवल उनको दिया नहीं, वो बाहर ही रखा था। वो जैसे ही भीतर गए और अंदर पैर किया और एकदम उन्हें छोटा टॉवल आगे रख के तो मुझे कहते हैं, अरे कुसुम, आज बड़ा टॉवल देना क्या तू भूल गई? उनको सब पता था। ही जस्ट स्माइल्ड एंड होल्ड द टॉवल। और वो बहुत खुले पानी से नहाते थे और वो कॉम भी करते थे, तो उसमें थोड़े से बाल वो छोड़ देते थे। तो मेरे को वो बालों को सूंघना बहुत अच्छा लगता था, तो हमेशा वो थोड़े से बाल ना बीच में छोड़ दिया करते थे कॉम में। तो ऐसे लोग आते थे उनको मिलने के लिए, कोई भी आए तो मैं सबको अंदर भेजती थी, जाओ जाके मिल लो, जाओ जल्दी से जाओ, फिर मिलने का मौका नहीं मिलेगा, आप लोग आओ, जल्दी से जाओ।
तो ओशो मुझे कहने लगे, मैं तो तेरे लिए आया हूँ और तू सभी को भेजी जा रही हो, तू बैठ ही नहीं रही। तो मेरे को ऐसे होता था, इतनी इतनी ज़्यादा मेरे को होता था सभी के लिए कि कोई भी आए उनको फ्रीली अंदर उनसे मिल पाए, और वो सब की बातें सुनते और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी देते। एक बार मेरे बड़े भाई ने आए हुए थे तो उन्होंने पूछा, क्या माँ बाप की जो सेवा होती है कि इट इज़ अवर ड्यूटी? तो उसने कहा कि ड्यूटी जहाँ लफ्ज़ आ जाता है ना, वहाँ तो हो गया कि आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। जहाँ प्रेम होता है तो वो नहीं पूछता कि ये हमारी ड्यूटी है या क्या है, वो बस करता है अपना, प्रेम करता है अपने पेरेंट्स को। तो ये बातें मेरा ब्रदर को थोड़ा सा पिंच किया कि वो मतलब इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने उनको आंसर दिया, तो वो तो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए कि भाई इन्होंने ऐसे मेरे को क्यों कह दिया। तो मैंने कहा कि पापा वो ऐसी बात नहीं कहते, कोई भी किसी को कहने के लिए वो चेतावनी देते हैं कि दिस इज़ द राइट पाथ एंड दिस इज़ द रॉन्ग पाथ, जहाँ तक मेरे को समझ आई है। तो ऐसे फिर लुधियाना में जैसे हमारे वहाँ पे कैंप हुआ सेकंड टाइम, तो तब ओशो ने दरेसी ग्राउंड में ध्यान करवाया नटराज। जब उन्होंने नटराज ध्यान करवाया तो सभी लोग नाचने चले गए और मैं तो ओशो के पास ही बैठी रही। और मैंने कहा मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो नाचना आता ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी। तो उन्होंने मुझे कहा तू मेरे पास ही बैठ। तो मैं उनके साथ ही बैठ गई। तो उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख दिया और इतनी देर में मैं क्या देखती हूँ कि बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई और मेरा मन ने चाहा कि मैं भी नाचूं। तो मैंने उनको कहा कि आचार्य जी मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं जाऊं। तो कहने लगे किसने रोक रखा है। मैंने जल्दी से अपनी सैंडल उतारी और साड़ी के बीच में और मैं सभी लोगों के बीच चली गई और मैंने नाचना शुरू कर दिया। आंखें बंद करके मैंने संकल्प ले लिया कि तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगी जब तक ये ध्यान पूरा ना हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद जब मैं नाच रही थी तो एकदम मेरी बॉडी, वो ऐसे लगा मुझे कि वो पीछे छूट गई है, कोई है जिसको मैं पकड़ जा रही हूँ, पकड़ना चाहती हूँ और पकड़ी नहीं जा रही। और मेरी बॉडी आगे भाग रही है, मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। और फिर बारिश इतनी तेज़ हो गई और वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया था और मैं आखिर में जाके नाचते नाचते गिर गई। और उसी टाइम गिरते ही एक संकल्प आया कि ओशो खुद ही आगे, जैसे आचार्य जी आएंगे खुद ही मुझे उठाएंगे, तभी उठूंगी, तो मैं उठूंगी नहीं, यहाँ बस यहीं पड़ी रहूंगी। तो मेरे पति मुझे कहने लगे कि जैसे वो बताते हैं कि ओशो ने कहा कि अभी तो सभी लोग जा चुके तो चलें। तो उन्होंने कहा कि कपिल ने बोला कुसुम तो वहाँ पड़ी है। तो ओशो खुद पानी में से चल के मेरे पास आए और उन्होंने मेरी थर्ड आई पे, तब मुझे मालूम नहीं था कि ये थर्ड आई है, तो ऐसे किया और मैंने आंखें खोली तो देखा कि आचार्य जी खड़े हैं। तो उन्होंने दोनों हाथ करके मेरे को पकड़ा, उठाया और
मुझे कार तक लेके आए और फिर मेरे साथ कार में ही बैठे। तो उन्होंने कहा बहुत खूब। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ है और ना ही मैंने पूछा। लेकिन उन्होंने जब वो पूना में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुसुम को भी वही हुआ जो जूनागढ़ की मीरा, जो हेमंत, स्वामी हेमंत की वाइफ थी, उनको हुआ था। तो तब मुझे पता चला कि ऐसे शरीर जैसे अलग होता है तो कैसे कुछ कोई पता नहीं चलता, और एकदम आप देख रहे होते हो कि शरीर भाग रहा है और आप पीछे पीछे उसको पकड़ रहे हो। तो ऐसा ये मेरा अनुभव रहा लुधियाना में।